नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। मतलब राउल्ट का नियम हेनरी के नियम के ही समान होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा कि नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, यानी राउल्ट ने नियम दिया था। क्या नियम दिया था कि किसी बिलियन में, ठीक है, किसी बिलियन में वाष्पशील, किसी बिलियन में, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किसी बिलियन में वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी किसी भी बिलियन के अंदर वाष्पशील की कितनी मात्रा है, यानी कितने मोल प्रभाज उपस्थित हैं, यही डिपेंड करता है कि उसका आंशिक वाष्प दाब कितना होगा। यानी किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस बिलियन के अंदर उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये था राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के अकॉर्डिंग PA बराबर हो जाता है PA नॉट XA। यहाँ पे PA क्या है? ये घटक का, यानी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब है। और यहाँ पर XA क्या है? ये वाष्पशील अवयवी घटक का मोल प्रभाज है जो बिलियन में उपस्थित है। और यहाँ पर PA नॉट क्या है? ये शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है। यानी जब बिलियन में नहीं होता, अलग होता है अपना वाष्पशील अवयवी घटक, तो उस समय जो उसका वाष्प दाब होता है वो PA नॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे दूसरा नियम, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति के बारे में जान रहे हैं। तो दूसरा नियम आता है कौन सा? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी के नियम अनुसार, ऐसा लिख सकते हैं, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी का नियम के अनुसार क्या है? किसी बिलियन में गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब लिख दें यहाँ पे, दाब। ठीक है, आंशिक दाब, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं P। ठीक है, आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा P = KH और X गैस। ठीक है, यानी जो गैस का आंशिक दाब होता है वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हेनरी का नियम। अब इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो राउल्ट का नियम ये बताता है कि किसी भी वाष्पशील अवयवी घटक का जो वाष्प दाब होता है बिलियन के अंदर उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस बिलियन के अंदर उस घटक का कितना मोल प्रभाज उपस्थित है। जितना अधिक मोल प्रभाज उपस्थित होगा उस घटक का, वाष्पशील अवयवी घटक का, उतना ही ज़्यादा वो उसका वाष्प दाब भी लगेगा बिलियन के ऊपर। ठीक बात है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हेनरी के नियम की, तो ये क्या कहता है कि किसी भी गैस का जितना आंशिक दाब होगा, यानी किसी भी गैस का बिलियन की सतह के ऊपर या द्रव की सतह के ऊपर जितना अधिक दाब लगेगा बिलियन के अंदर उतना ही अधिक मोल प्रभाज घुलेगा बिले का। ठीक है, यानी गैस का उतना ही मोल प्रभाज बिलियन के अंदर घुलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया P बराबर हो गया KH इंटू एक्स गैस, ठीक है। यानी यहाँ पे जो गैस का आंशिक दाब होता है वो गैस की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, यानी जो गैस का आंशिक दाब है, गैस का जो आंशिक दाब है वो किसके समान है, अवयवी घटक के वाष्प दाब के समान है, ठीक है। यानी गैस का जो आंशिक दाब है वो वाष्पशील अवयवी घटक के वाष्प दाब के समान है। और यहाँ पर जो गैस का मोल प्रभाज है, यानी गैस का जो मोल प्रभाज है वो किसके समान है, वाष्पशील अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समान है, यानी XA के समान है, ठीक है। X गैस जो है, यानी गैस का जो मोल प्रभाज है वो वाष्पशील अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समान है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो हेनरी स्थिरांक है, यानी जो KH है, ठीक है, हेनरी स्थिरांक है, ये किसके समान हो जाएगा, PA0 के समान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो केवल अंतर किसमें देखने को मिलता है, हेनरी स्थिरांक और PA0 में देखने को, यानी समानुपातिक जो स्थिरांक है, यहाँ पर PA0 समानुपातिक स्थिरांक है और यहाँ पर KH, तो केवल भिन्नता हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है, समानुपातिक स्थिरांक में। और पूरा का पूरा जो नियम है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी जैसा हेनरी का नियम है वैसे ही राउल्ट का नियम है। तो इससे यही पता चलता है, यानी इन दोनों के नियम को तुलना करें तो इससे यही पता चलता है कि राउल्ट का जो नियम होता है वो हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, जिसमें क्या होता है कि जो गैस का आंशिक दाब जो होता है वो अवयवी घटक के वाष्प दाब के समान होता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम, यानी हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भाषा भी लिख सकते हैं। क्या भाषा लिख सकते हैं, अतः तुलना करने पर, ठीक है, अतः तुलना करने पर, किसमें, यानी राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में तुलना करने पर, तुलना करने पर ज्ञात होता है कि केवल समानुपातिक स्थिरांक KH व PA0 में ही भिन्नता होती है, भिन्नता होती है, जिसमें क्या होता है, इन दोनों में ही केवल भिन्नता होती है, जिसमें क्या होता है कि KH जो होता है, KH वो PA0 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो P है वो PA0 के यहाँ पर जो P है वो PA के बराबर हो गया, X गैस XA के बराबर हो गया, तो KH जो है वो PA0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की ही एक विशेष स्थिति है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के यहाँ पर समझेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम केवल यहाँ पे लिख सकते हैं
राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है, केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है, विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी राउल्ट के नियम की पहली सीमा यह है कि ये केवल किसके ऊपर लागू होता है, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरी सीमा यह है, दूसरी कमी इनकी यह है कि यह केवल अवाष्पशील युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, अवाष्पशील युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी दूसरी कमी। ठीक है, यह किसके लिए लागू होता है, अवाष्पशील युक्त विलयनों के लिए, यानी जिसमें एक घटक वाष्पशील होना चाहिए और दूसरा घटक अवाष्पशील, यानी विलय जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, और विलायक जो होना चाहिए वो वाष्पशील होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नियम लगता है राउल्ट का नियम, ये केवल अवाष्पशील युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। और तीसरी कमी इनकी ये है कि विलय पदार्थ, यानी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए, वियोजित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो विलयन है उसमें जो विलय पदार्थ हम लोगों ने घोला है वो विलयन के अंदर ना संगुणित होना चाहिए और ना ही वियोजित होना चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि संगुणित का मतलब, तो संगुणन का मतलब होता है ये प्यारे बच्चों, संगुणन। ठीक है, संगुणन का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास जो है किसी भी विलय पदार्थ के दो अणु हैं, कितने अणु हैं, दो अणु हैं, मतलब यहाँ पर ये हो गया विलय पदार्थ का अणु और यहाँ पर कितने अणु हैं, दो अणु हैं, और ये दोनों अणु मिल करके कुछ इस प्रकार से बना लें, इस प्रकार से अगर संरचना बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संगुणन। यहाँ पर दोनों अणु क्या हो गए, जुड़ गए, तो इसको हम लोग संगुणन कहते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें वियोजन की, किसकी बात करें, वियोजन की। ठीक है, तो वियोजन मान लो यहाँ पर एक विलय पदार्थ है हमारा AB। ठीक है, अब अगर जैसे ही विलयन में डाला तो ऐसा ना हो कि वो वियोजित हो जाए A+ और जो है B- में। ठीक है, इस प्रकार से वो विलयन में ना वियोजित हो और ना ही विलयन के अंदर संगुणित हो। तो विलय पदार्थ ना विलयन में वियोजित होना चाहिए ना संगुणित होना चाहिए, तभी जो है हमारा राउल्ट का नियम लागू होगा। अगर विलय पदार्थ जो है विलयन में वियोजित हो रहे हैं या संगुणित हो रहे हैं तो हमारा राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।